अगर तुम इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनने आए हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि जो कुछ तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये तुम्हें सच दिखाने के लिए है, वो सच जिसे दिमाग अक्सर दबा देता है। हम में से ज्यादातर लोग कुछ सवाल बार बार सर्च करते हैं। मेरे दिमाग में ये आवाजें क्यों आती हैं? मैं खुद को ही क्यों नुकसान पहुंचाता हूं? डार्क थॉट्स नॉर्मल हैं या मैं ही गलत हूं? यूट्यूब पर सब बोलते हैं शैडो सेल्फ, पर वो असल में है क्या? अजीब बात यह है कि इन सवालों के जवाब हर जगह ढूंढे जाते हैं, लेकिन जिस जगह से ये सवाल पैदा हुए वहां शायद ही कोई जाता है। ये ऑडियो बुक उसी जगह की है। जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द रेड बुक। इसे सेल्फ हेल्प मत समझना, इसे मोटिवेशन मत समझना। ये किसी ऑडियंस के लिए लिखी ही नहीं गई थी। इस किताब को लिखा था कार्ल गुस्ताव यूंग ने, वही यूंग जिसका नाम आज साइकोलॉजी में अथॉरिटी माना जाता है। लेकिन इस किताब में यूंग टीचर नहीं है, यहां वो खुद अपने दिमाग के सामने बैठा एक इंसान है। ये किताब यूंग ने तब लिखी जब उसका अपना ईगो टूट रहा था, जब उसका अनकॉन्शियस बोलने लगा था। और यूंग ने हम में से ज्यादातर लोगों की तरह उस आवाज को दबाया नहीं, उसने उसे सुना। द रेड बुक को दशकों तक छुपा कर रखा गया। यूंग की मौत के बाद बहुत देर से इसे पब्लिक किया गया, क्योंकि ये किताब सवालों के जवाब नहीं देती, ये सवाल और गहरे कर देती है। और शायद यही वजह है कि यूट्यूब पर इस पर लगभग कोई ऑडियो बुक नहीं मिलती, क्योंकि इसे पढ़ना आसान नहीं है और इसे सुनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इस ऑडियो बुक को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर चैप्टर तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां आम कंटेंट कभी नहीं जाता। हम यहां यूंग को भगवान नहीं बनाएंगे, हम यहां हर सिंबल को सिंपल भी नहीं बनाएंगे, और हम ये भी प्रॉमिस नहीं करेंगे कि अंत में सब क्लियर हो जाएगा। बस एक बात साफ है, अगर तुम आखिरी चैप्टर तक पहुंचे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब सवाल ये नहीं है कि तुम रेडी हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम खुद से सच सुनने की हिम्मत रखते हो? अगर रखते हो तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रेड बुक। नाम, समय और वह सच जो छुपा रहा। जब कोई पहली बार रेड बुक का नाम सुनता है तो आमतौर पर वह यही मान लेता है कि यह भी किसी दूसरी मनोविज्ञान की किताब जैसी ही होगी। एक लेखक होगा, कुछ सिद्धांत होंगे और अंत में कुछ निष्कर्ष दिए गए होंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। रेड बुक किसी सिद्धांत को समझाने के लिए नहीं लिखी गई थी, ये किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, और न ही इसे पढ़ने वाले को सही या गलत साबित करने के लिए बनाया गया था। इस पुस्तक का मूल नाम है लिबर नोविस, जिसका अर्थ होता है नई पुस्तक। लेकिन दुनिया इसे इस नाम से नहीं जानती, दुनिया इसे जानती है रेड बुक के नाम से। अब सवाल उठता है, आखिर इसे रेड बुक ही क्यों कहा गया? सामान्य उत्तर यही दिया जाता है कि इसका कवर लाल रंग का था। ये बात सही है, लेकिन अधूरी है। लाल रंग सिर्फ एक रंग नहीं होता, लाल रंग चेतावनी होता है, लाल रंग सीमा रेखा होता है, लाल रंग उस जगह का संकेत होता है जहां आम आदमी को जाने से रोका जाता है। और यह पुस्तक भी ठीक वैसी ही थी। ये पुस्तक उस मानसिक क्षेत्र से आई थी जहां जाने की अनुमति बहुत कम लोग खुद को देते हैं, और जो चले भी जाते हैं वे वहां रुक नहीं पाते। इस पुस्तक को लिखा था कार्ल गुस्ताव यूंग ने। आज यूंग का नाम मनोविज्ञान की दुनिया में सम्मान और अधिकार के साथ लिया जाता है। अवचेतन मन, सामूहिक अवचेतन, आदिम प्रतीक, छाया व्यक्तित्व, ये सभी विचार आज जितने सामान्य लगते हैं एक समय में उतने ही असहज और डरावने माने जाते थे। लेकिन रेड बुक उस यूंग की कहानी नहीं है जिसे दुनिया जानती है। ये पुस्तक उस यूंग को दिखाती है जो स्वयं अपने भीतर टूट रहा था, जो अपने विचारों से डर रहा था, जो यह नहीं जानता था कि उसके मन में उठ रही छवियां उसे पागलपन की ओर ले जा रही हैं या किसी गहरे सत्य की ओर। 1913 के आसपास यूंग के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसका सिगमंड फ्रॉइड से मतभेद हो चुका था। जिस पहचान पर वह अब तक खड़ा था वह हिलने लगी थी, और इसी समय उसके भीतर कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे वह स्वयं भी स्पष्ट शब्दों में समझा नहीं सकता था। उसके मन में चित्र उभरने लगे, अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे, भीतर से आवाजें आने लगी, सपनों की सीमाएं टूटने लगी। आम व्यक्ति ऐसे अनुभवों को दबा देता है, डर कर उन्हें अनदेखा कर देता है, या फिर स्वयं को व्यस्त रखकर उनसे भागने की कोशिश करता है। यूंग ने ऐसा नहीं किया। उसने तय किया कि यदि उसका मन कुछ दिखा रहा है तो वह उससे नजर नहीं चुराएगा, यदि कुछ बोल रहा है तो वह उसे सुनने की हिम्मत करेगा। और इसी प्रक्रिया को उसने लिखना शुरू किया। रेड बुक किसी उपदेश की किताब नहीं है, यह किसी को सिखाने के लिए नहीं लिखी गई। यह एक व्यक्ति का अपने ही अवचेतन मन के साथ किया गया संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें कोई दर्शक नहीं था, कोई पाठक नहीं था और कोई प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं थी। यही कारण है कि इस पुस्तक को पढ़ना आसान नहीं लगता। ये सीधी रेखा में नहीं चलती, ये प्रश्न पूछती है, फिर उत्तर देने से पहले ही एक और प्रश्न खड़ा कर देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है,
यदि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी तो इसे दुनिया के सामने आने में इतना समय क्यों लगा? रेड बुक यूंग के जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हुई। यह उसकी मेज की दराज में बंद रही, उसके निजी जीवन का हिस्सा बनी रही। यूंग की मृत्यु के बाद भी इसके प्रकाशन में दशकों का समय लगा। लगभग 2009 के आसपास दुनिया ने पहली बार इस पुस्तक को पूरी तरह देखा। सोचिए, जिस व्यक्ति के विचारों पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, वो अपनी सबसे निजी पुस्तक को दुनिया से छुपा कर रखता है। इसका अर्थ साफ है, यूंग जानता था कि हर मन इस पुस्तक को सहन नहीं कर पाएगा। आज जब लोग इंटरनेट पर खोज करते हैं तो वे सीधे रीड बुक नहीं लिखते। वे लिखते हैं, मन की आवाजें क्यों आती हैं, अंधेरे विचार सामान्य हैं या नहीं, मैं स्वयं को नुकसान क्यों पहुंचाता हूं, छाया व्यक्तित्व क्या होता है, अवचेतन मन कैसे काम करता है। इन प्रश्नों के उत्तर अक्सर सही होते हैं। कुछ सकारात्मक वाक्य, कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां और थोड़ी देर के लिए मन को शांति। रेड बुक उन उत्तरों के नीचे छुपे कारणों तक जाती है। ये पुस्तक यह नहीं कहती कि तुम्हें अच्छा महसूस करना चाहिए, ये दिखाती है कि तुम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हो। इसी कारण ये पुस्तक कभी भी जनसामान्य के लिए नहीं बनी, और शायद इसी कारण इस पर बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत करते हैं। इस श्रृंखला में हम इस पुस्तक की नकल नहीं कर रहे, हम इसके शब्दों को दोहरा नहीं रहे, हम उस मानसिक यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यूंग स्वयं गुजरा। आने वाले अध्यायों में हम प्रतीकों की बात करेंगे, छाया व्यक्तित्व को समझेंगे और ये देखेंगे कि अहंकार और अवचेतन मन के बीच संघर्ष कैसे जन्म लेता है। लेकिन इससे पहले यह समझना आवश्यक था कि यह पुस्तक क्या है, किस परिस्थिति में लिखी गई और क्यों इसे साधारण किताबों की तरह नहीं देखा जा सकता। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह स्पष्ट है कि तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम सोच रहे हो। और यदि तुम इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यदि तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले अध्याय में यह यात्रा और गहरी होने वाली है। चैप्टर 2, अंदर की आवाजें, पागलपन या अवचेतन का संवाद। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अकेला होता है, चारों ओर शांति होती है और तभी उसके भीतर कुछ बोलने लगता है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, न कोई सामने खड़ा होता है, न कोई दिखाई देता है। फिर भी यह आवाज साफ सुनाई देती है। कभी यह सवाल पूछती है, कभी आलोचना करती है, कभी डराती है और कभी ऐसे सच सामने रख देती है जिन्हें सुनने की हिम्मत इंसान दिन के उजाले में नहीं कर पाता। ज्यादातर लोग इस आवाज को तुरंत दबाने की कोशिश करते हैं। कोई खुद को काम में झोंक देता है, कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई संगीत चला देता है और कोई खुद को यह समझाने लगता है कि यह सब बेकार की सोच है। लेकिन आवाज फिर भी कहीं न कहीं बनी रहती है, बस और गहरी हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां से डर शुरू होता है। समाज ने हमें सिखाया है कि जो इंसान अपने आप से बात करता है, जो भीतर की आवाजों को सुनता है, वह असामान्य है। कई बार तो उसे पागल कह दिया जाता है। लेकिन क्या सच में अंदर की आवाजें पागलपन का संकेत होती हैं, या फिर यह हमारे अवचेतन मन का संवाद है जिसे हम समझना नहीं चाहते? यही प्रश्न कार्ल गुस्ताव यूंग के जीवन में भी उठा था और यही प्रश्न रेड बुक की आत्मा है। यूंग के साथ जो घटित हो रहा था वह सामान्य अनुभवों से अलग था, लेकिन पूरी तरह अस्वाभाविक भी नहीं था। उसके भीतर चित्र उभरते थे, कथाएं बनती थी, प्रतीक प्रकट होते थे और अलग अलग स्वर उससे संवाद करते थे। आज की भाषा में कहें तो उसका मन स्वयं से बात कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि यूंग ने इस अनुभव से भागने के बजाय उसका सामना किया। उसने यह मान लिया कि यदि उसके भीतर कुछ बोल रहा है तो वो सुनेगा। वो ये तय करने में जल्दबाजी नहीं करेगा कि यह पागलपन है या ज्ञान। वह पहले उसे समझेगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। भीतर की आवाजें हमेशा शब्दों में नहीं आती। कभी यह भावनाओं के रूप में आती हैं, कभी अचानक डर के रूप में, कभी गुस्से के रूप में और कभी ऐसी बेचैनी के रूप में जिसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। अवचेतन मन भाषा नहीं बोलता, वह संकेत देता है। वो चित्रों में बात करता है, अनुभवों में बात करता है और सपनों में बात करता है। जब ये संकेत बहुत ज्यादा दबा दिए जाते हैं तब वे आवाज का रूप ले लेते हैं। यूंग का मानना था कि जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन की आवाज को पूरी तरह अनसुना करता है, वो धीरे धीरे अपने ही भीतर से कटने लगता है। वो बाहर से जितना सामान्य दिखता है, भीतर से उतना ही खोखला होता जाता है। उसके निर्णय सतही हो जाते हैं, उसके रिश्ते यांत्रिक हो जाते हैं और उसका जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का सिलसिला बन जाता है। वो जीता नहीं, बस चलता रहता है। यही कारण है कि रेड बुक में आने वाली आवाजें किसी बीमारी का वर्णन नहीं हैं। वे एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे उस संघर्ष का परिणाम है जो चेतन और अवचेतन मन के बीच चलता है। चेतन मन व्यवस्था चाहता है, नियम चाहता है, नियंत्रण चाहता है। अवचेतन मन को इनसे कोई मतलब नहीं। वो सत्य चाहता है, चाहे वो कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनता है तो उसे डर लगना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि उसका नियंत्रण टूट रहा है। लेकिन यूंग ने इसी डर को समझने की कोशिश की। उसने स्वयं से यह प्रश्न पूछा कि यदि यह आवाज मेरी नहीं है तो फिर किसकी है?
और यदि यह मेरी ही है तो मैं इससे भाग क्यों रहा हूं? रेड बुक में यूंग कई बार स्वयं से बात करता हुआ दिखाई देता है। वो प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है, फिर उन उत्तरों से असहमत होता है और फिर और गहरे उतर जाता है। ये प्रक्रिया बाहर से देखने पर अजीब लग सकती है, लेकिन भीतर से यह पूरी तरह मानवीय है। हर इंसान अपने भीतर कई स्तरों पर सोचता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस बहुस्तरीय संवाद को स्वीकार नहीं करते। समस्या तब शुरू होती है जब समाज इस आंतरिक संवाद को खतरनाक घोषित कर देता है। हमें सिखाया जाता है कि भीतर उठने वाले सवालों को तुरंत दबा देना चाहिए। हमें बताया जाता है कि शांति का अर्थ है भीतर कोई आवाज न होना, जबकि वास्तविकता यह है कि सच्ची शांति भीतर की आवाज को समझने से आती है, न कि उसे मार देने से। यूंग ये स्पष्ट करता है कि अवचेतन की आवाज को सुनने का अर्थ यह नहीं है कि हर बात को सच मान लिया जाए। यह कोई आदेश नहीं है जिसे बिना सोचे मान लिया जाए। यह एक संवाद है। जैसे दो बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच संवाद होता है, वैसे ही चेतन और अवचेतन के बीच भी संवाद होना चाहिए। समस्या यह है कि हम एक पक्ष को पूरी तरह चुप करा देते हैं। रेड बुक में आने वाली आवाजें कई बार कठोर हैं। वे यूंग की आलोचना करती हैं। वे उसके अहंकार को तोड़ती हैं। वे उसे ये दिखाती हैं कि वह अपने बारे में कितना झूठ बोल रहा है। यही कारण है कि यह पुस्तक आरामदायक नहीं है। ये भीतर बैठे उस हिस्से को जगा देती है जिसे हम रोज दबाते हैं। आज के समय में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे भीतर से आवाजें आती हैं, तो तुरंत उसे डराया जाता है। उसे कहा जाता है कि यह गलत है, यह असामान्य है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि वह आवाज क्या कह रही है। कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि वह आवाज किस अनुभव से पैदा हुई है। यूंग का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। वह पहले सुनता था, फिर समझता था और फिर निर्णय लेता था। यहां यह समझना भी जरूरी है कि हर भीतर की आवाज ज्ञान नहीं होती। कुछ आवाजें भय से आती हैं, कुछ अधूरे अनुभवों से और कुछ दबे हुए आघात से। लेकिन उन्हें पहचानने का एक ही तरीका है, उन्हें सुनना। जो व्यक्ति सुनने से ही इनकार कर देता है, वह कभी पहचान नहीं पाता कि कौन सी आवाज किस स्तर से आ रही है। रेड बुक का यह भाग हमें यह सिखाता है कि पागलपन और अवचेतन संवाद के बीच की रेखा बहुत पतली है। फर्क इस बात से पड़ता है कि व्यक्ति उस अनुभव को कैसे संभालता है। यदि वह डर कर भागता है तो वह टूट सकता है। यदि वह बिना विवेक के सब कुछ मान लेता है तो वह भ्रम में फंस सकता है। लेकिन यदि वह धैर्य, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण के साथ आगे बढ़ता है तो वही अनुभव उसे गहराई देता है। यूंग ने इस यात्रा को अकेले तय किया। उसने इसे किसी सिद्धांत का रूप देने से पहले स्वयं पर लागू किया। उसने स्वयं को यह अनुमति दी कि वह असहज महसूस कर सकता है, भ्रमित हो सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि रेड बुक केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह समझने की चीज है। इस अध्याय का उद्देश्य यह साबित करना नहीं है कि भीतर की आवाजें सही हैं या गलत। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि उन्हें पूरी तरह नकार देना भी उतना ही खतरनाक है जितना उन्हें आंख बंद कर मान लेना। अवचेतन मन कोई दुश्मन नहीं है। वो केवल वह हिस्सा है जिसे हमने समय पर सुनना बंद कर दिया। जब भीतर की आवाजें उभरती हैं तो वे हमें डराने नहीं आती, वे हमें जगाने आती हैं। वे ये बताने आती हैं कि कहीं न कहीं हमने स्वयं से समझौता किया है, और जब तक हम उस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक शांति बाहर ढूंढते रहेंगे। यह अध्याय हमें यहीं तक लाकर छोड़ता है। ये स्पष्ट करता है कि रेड बुक में आने वाली आवाजें पागलपन का प्रमाण नहीं है, बल्कि उस गहरे संवाद का संकेत है जो हर इंसान के भीतर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूंग ने उसे सुना और हम अक्सर उसे दबा देते हैं। यही इस अध्याय का सार है। अंदर की आवाजें डरावनी इसलिए लगती हैं क्योंकि वे सच बोलती हैं, और सच हमेशा सहज नहीं होता। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस समझ के साथ कि अवचेतन से संवाद कोई खतरा नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 3 छाया व्यक्तित्व, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाकर जीता है। ये कहानी वह खुद को सुनाता है और दूसरों को भी दिखाता है। इस कहानी में वह खुद को समझदार मानता है, सही मानता है, नैतिक मानता है और अक्सर पीड़ित भी मानता है। उसे लगता है कि वह जैसा दिखता है वैसा ही है। लेकिन ये कहानी पूरी नहीं होती। इसके पीछे एक और परत होती है जो दिखाई नहीं देती, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता और जिसे अक्सर जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही परत छाया व्यक्तित्व कहलाती है। छाया व्यक्तित्व कोई अलग इंसान नहीं है। यह कोई राक्षस या दानव नहीं है, जैसा कि कई लोग समझ लेते हैं। यह वही हिस्सा है जिसे हमने समय के साथ दबा दिया। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। धीरे धीरे हम उन गुणों को अपनाते जाते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, और उन गुणों को छुपाने लगते हैं जिन्हें गलत कहा जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, घमंड, स्वार्थ, डर, कमजोरी और असुरक्षा, ये सब हमारे भीतर होते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि इन्हें दिखाना ठीक नहीं है।
इसलिए हम इन्हें मिटाते नहीं, बस अंधेरे में धकेल देते हैं। यहीं से छाया बनती है। छाया व्यक्तित्व उन सभी भावनाओं और इच्छाओं का संग्रह है जिन्हें हमने अपने व्यक्तित्व से बाहर कर दिया है। लेकिन बाहर कर देने का अर्थ समाप्त कर देना नहीं होता। जो दबाया जाता है वो भीतर ही रहता है, बस दिखाई नहीं देता। वो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को दिशा देता है और हमारे रिश्तों में दरारें डालता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम यह मानने से इनकार कर देते हैं कि यह सब हमारे भीतर से आ रहा है। कार्ल युंग ने छाया को एक दुश्मन की तरह नहीं देखा। उसके लिए छाया एक सच्चाई थी। वो यह मानता था कि जब तक इंसान अपनी छाया को पहचानता नहीं, तब तक वो स्वयं को समझ ही नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद को केवल अच्छा मानता है वह अधूरा है, और जो व्यक्ति अपनी बुराई से भागता है वह कमजोर होता है। छाया व्यक्तित्व अक्सर हमें दूसरों में दिखाई देता है। हम जिन लोगों से बिना कारण चिढ़ जाते हैं, जिनके व्यवहार से हमें गुस्सा आता है, जिनकी बातें हमें असहज कर देती हैं, अक्सर वही बातें हमारी अपनी छाया से जुड़ी होती हैं। जो हम खुद में स्वीकार नहीं कर पाते, वही हमें दूसरों में असहनीय लगने लगता है। यह एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो खुद को बहुत शांत और समझदार मानता है, वह अक्सर गुस्सैल लोगों से नफरत करता है। उसे लगता है कि ऐसे लोग गलत हैं, असहमी हैं। लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसका अपना दबा हुआ गुस्सा मौजूद होता है, जिसे उसने कभी व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी। जब वो गुस्सा दूसरों में दिखाई देता है, तो उसकी छाया जाग जाती है। रेड बुक में युंग इस प्रक्रिया को केवल समझाता नहीं, बल्कि जीता है। वह अपनी छाया से भागता नहीं, वो उसे सुनता है, वो उसके साथ संवाद करता है। कई बार उसकी छाया उससे कठोर बातें करती है, उसे नीचा दिखाती है, उसके भ्रम तोड़ती है। यह अनुभव सुखद नहीं होता, लेकिन युंग जानता था कि बिना इस टकराव के कोई भी विकास संभव नहीं है। समस्या यह है कि आधुनिक जीवन हमें छाया से और दूर ले जाता है। हम हर समय व्यस्त रहते हैं। मोबाइल, काम, मनोरंजन, शोर, ये सब छाया को दबाए रखने के उपकरण बन जाते हैं। जैसे ही शांति आती है, छाया बोलने लगती है, और जैसे ही वह बोलती है, हम फिर से भागने लगते हैं। छाया को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत अक्सर रिश्तों के रूप में सामने आती है। हम अचानक फट पड़ते हैं, बिना वजह गुस्सा करते हैं, या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच ये होता है कि हमारी छाया बहुत समय से दरवाजा खटखटा रही थी और हमने उसे अनसुना किया। युंग ये भी स्पष्ट करता है कि छाया हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कई बार हमारी रचनात्मकता, हमारी ताकत और हमारी स्वतंत्र सोच भी छाया में छुपी होती है। बचपन में अगर हमें सिखाया गया कि ज्यादा बोलना गलत है, तो हमारी अभिव्यक्ति दब जाती है। अगर हमें बताया गया कि सवाल पूछना बदतमीजी है, तो हमारी जिज्ञासा छाया में चली जाती है। समय के साथ हम यह मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, जबकि सच ये होता है कि हमने अपने कई हिस्सों को कभी जीने ही नहीं दिया। छाया का सामना करना आसान नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी हर नकारात्मक इच्छा को पूरा करें। इसका अर्थ है उन्हें पहचानना, ये स्वीकार करना कि हमारे भीतर भी वही सब है जो हम दूसरों में देखते हैं। जब ये स्वीकार होता है, तब इंसान अधिक जिम्मेदार बनता है, कम नहीं, क्योंकि अब वो अपने अंधेरे के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। रेड बुक का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जब तक हम खुद को पूरी तरह अच्छा मानते रहेंगे, तब तक हम अपनी बुराई को अनजाने में दूसरों पर थोपते रहेंगे। और जब तक हम अपनी छाया को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। छाया को देखना साहस का काम है। इसमें आत्मदया नहीं होती, इसमें बहाने नहीं होते, इसमें केवल ईमानदारी होती है। युंग ने इस ईमानदारी को अपनाया और इसी कारण उसकी यात्रा इतनी गहरी और असहज बनी। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि छाया कोई शत्रु नहीं है। वो हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो ध्यान चाहता है, समझ चाहता है और स्वीकार चाहता है। उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे पहचाना जा सकता है। और जब वो पहचानी जाती है, तब वो धीरे धीरे अपनी विनाशकारी शक्ति खो देती है। छाया से भागना आसान है, समाज भी यही सिखाता है, लेकिन छाया से मिलना कठिन है। इसके लिए अकेले बैठना पड़ता है, अपने विचारों को सुनना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को देखना पड़ता है, और सबसे कठिन ये स्वीकार करना पड़ता है कि हम उतने सरल नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। इस अध्याय के अंत में कोई समाधान नहीं दिया गया है, कोई आसान तरीका नहीं बताया गया है, क्योंकि छाया को समझने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है और धैर्य मांगती है। बस इतना स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपनी छाया से आंख चुराता है, वो स्वयं से भी दूर होता जाता है। और जो व्यक्ति एक बार भी ईमानदारी से अपनी छाया को देख लेता है, वो फिर कभी पूरी तरह अंधेरे में नहीं रहता। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन छाया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी छाया को पहचानना शुरू करता है, वैसे ही उसके भीतर एक और संघर्ष जन्म लेता है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें उसकी पुरानी पहचान हिलने लगती है
और उसका अहंकार पहली बार खुद पर सवाल उठाने लगता है। यही वह बिंदु है जहां अगला चरण शुरू होता है और यात्रा और भी गहरी हो जाती है। चैप्टर 4 अहंकार का टूटना। जब पुरानी पहचान मरती है, इंसान अपने जीवन में बहुत सी चीजें खोता है, लेकिन सबसे मुश्किल नुकसान वह होता है जब उसे अपनी ही बनाई हुई पहचान से हाथ धोना पड़ता है। ये पहचान नाम से नहीं बनती, ये धीरे धीरे आदतों से बनती है, अनुभवों से बनती है और उन कहानियों से बनती है जो हम खुद को रोज सुनाते रहते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझसे यह नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं। यही वाक्य अहंकार की नींव रखते हैं। अहंकार केवल घमंड नहीं होता। अहंकार वो ढांचा होता है जिसके सहारे हम खुद को समझते हैं और दुनिया में अपनी जगह तय करते हैं। जब तक ये ढांचा काम करता रहता है, तब तक जीवन सहज लगता है। इंसान अपने फैसलों में स्पष्ट होता है, अपने विचारों में स्थिर होता है और अपने व्यवहार में एक निरंतरता महसूस करता है। लेकिन जैसे ही भीतर की सच्चाइयां उस ढांचे से टकराने लगती हैं, वैसे ही दरारें पड़ने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब अहंकार टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया तेज नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है और इसी कारण सबसे ज्यादा पीड़ादायक होती है। कार्ल युंग के जीवन में ये चरण अचानक नहीं आया। ये पहले अध्यायों में बताए गए अनुभवों का स्वाभाविक परिणाम था। जब भीतर की आवाजें अनसुनी नहीं की गईं और जब छाया व्यक्तित्व को नजरअंदाज नहीं किया गया, तब स्वाभाविक रूप से वह पहचान हिलने लगी जिस पर युंग अब तक खड़ा था। वह स्वयं को जिस रूप में देखता था, वह रूप अब पर्याप्त नहीं रह गया था। उसकी पुरानी समझ, उसकी पुरानी निश्चितताएं और उसकी पुरानी परिभाषाएं टूटने लगी थी। अहंकार का टूटना बाहर से देखने पर असफलता जैसा लगता है। इंसान को लगता है कि वह कमजोर हो रहा है, कि वह पहले जैसा नहीं रहा, कि उसके भीतर कोई स्थिरता नहीं बची। लेकिन भीतर से यह प्रक्रिया एक जन्म की तैयारी होती है। जैसे कोई पुराना खोल टूटता है, वैसे ही पुरानी पहचान टूटती है। समस्या यह है कि हम खोल को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। इसलिए जब वह टूटता है तो हमें लगता है कि हम ही खत्म हो रहे हैं। अहंकार हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। वो कहता है कि अगर तुम अपनी पहचान पर टिके रहोगे तो सब ठीक रहेगा। वो हमें परिचित भूमिकाओं में बांध देता है। कोई खुद को हमेशा मजबूत मानता है, कोई खुद को हमेशा सही मानता है, कोई खुद को हमेशा त्यागी मानता है और कोई खुद को हमेशा पीड़ित मानता है। ये सभी भूमिकाएं हमें एक स्थिर कहानी देती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब जीवन उस कहानी से अलग व्यवहार करने लगता है। युंग के साथ भी यही हुआ। जिस वैज्ञानिक, तर्कसंगत और नियंत्रित छवि के सहारे वह अब तक आगे बढ़ रहा था, वह छवि उसके आंतरिक अनुभवों को समझाने में असमर्थ थी। उसके भीतर जो घट रहा था वो किसी सिद्धांत में फिट नहीं हो रहा था। और यही वह बिंदु था जहां अहंकार ने नियंत्रण खोना शुरू किया। अहंकार टूटता नहीं है, वह पहले डरता है। वह प्रतिरोध करता है, वह तर्क खोजता है, बहाने बनाता है और व्यक्ति को पुराने ढर्रे पर वापस लाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यह सब अस्थायी है, यह सब भ्रम है, इसे अनदेखा कर दो। लेकिन जब अवचेतन की सच्चाइयां बार बार सामने आने लगती हैं, तब अहंकार थकने लगता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये चरण बहुत संवेदनशील होता है। कई लोग यहीं रुक जाते हैं। वे इस अस्थिरता को सहन नहीं कर पाते। वे फिर से किसी नई पहचान को पकड़ लेते हैं, किसी नए विचार में शरण ले लेते हैं या किसी गुरु, सिद्धांत या विश्वास को अपना सहारा बना लेते हैं। लेकिन युंग ने ऐसा नहीं किया। उसने इस अस्थिरता को सहने का निर्णय लिया। उसने स्वीकार किया कि वह नहीं जानता। और यही स्वीकार अहंकार के लिए सबसे बड़ा आघात होता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह नहीं जानता, तो उसकी पुरानी पहचान का अंत शुरू हो जाता है। क्योंकि अहंकार हमेशा जानने का दावा करता है। वो स्पष्टता चाहता है, परिभाषाएं चाहता है और सीमाएं चाहता है। अवचेतन मन इन सीमाओं को नहीं मानता। वह अस्पष्ट होता है, गहरा होता है और कई बार विरोधाभासी भी होता है। रेड बुक में यह संघर्ष साफ दिखाई देता है। युंग कई बार स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है, क्या वो खुद को धोखा दे रहा है, क्या यह सब कल्पना है। लेकिन इन प्रश्नों के बीच एक बात स्थिर रहती है। वह पीछे नहीं हटता, वो इस टूटन से भागता नहीं। अहंकार के टूटने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह अधिक ईमानदार हो जाता है। वह ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी पहचान पूर्ण नहीं है। और जैसे ही यह स्वीकार होता है, वैसे ही एक नई समझ के लिए जगह बनती है। ये चरण इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि समाज इस स्थिति को असफलता के रूप में देखता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह भ्रमित है, कि उसे अपने बारे में स्पष्टता नहीं है, तो उसे कमजोर समझा जाता है। लेकिन युंग की दृष्टि में यह कमजोरी नहीं थी, ये साहस था। ये स्वयं के सामने नग्न खड़े होने जैसा था। अहंकार के टूटने के साथ ही व्यक्ति को अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस होने लगता है। जिन लोगों के साथ वह पहले सहज था, अब उनसे दूरी महसूस होने लगती है। जिन भूमिकाओं में वह पहले फिट बैठता था, अब वे भूमिकाएं उसे संकुचित करने लगती हैं।
ये सब इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति बदल रहा होता है, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी उसे पुराने रूप में देख रही होती है। ये स्थिति अकेलेपन को जन्म देती है, लेकिन यह अकेलापन सामान्य अकेलापन नहीं होता। यह वह अकेलापन होता है जहां व्यक्ति पहली बार स्वयं के साथ होता है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी मुखौटे के। यही वह स्थान है जहां वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। यूंग के लिए यह चरण किसी उपलब्धि जैसा नहीं था, ये पीड़ा से भरा था, लेकिन उसने इस पीड़ा को अर्थहीन नहीं माना। उसने इसे एक संकेत की तरह देखा, एक ऐसा संकेत जो ये बता रहा था कि पुरानी पहचान अब पर्याप्त नहीं है। इस अध्याय का सार यही है कि अहंकार का टूटना अंत नहीं है, यह एक संक्रमण है। यह वह अवस्था है जहां पुरानी पहचान मरती है, लेकिन नई पहचान अभी जन्म नहीं लेती। ये बीच का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई सहारा नहीं होता। न पुराना काम करता है, न नया स्पष्ट होता है। यूंग ने इस अवस्था को सहा और इसी कारण उसकी यात्रा आगे बढ़ सकी। अगर वह यहीं रुक जाता, अगर वह अपनी पुरानी पहचान से चिपका रहता, तो रेड बुक कभी अस्तित्व में नहीं आती। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस स्पष्टता के साथ कि अहंकार का टूटना कोई दुर्घटना नहीं है, ये स्वयं की गहराई में उतरने की कीमत है। जब पुरानी पहचान मरती है, तभी कोई नया दृष्टिकोण जन्म ले सकता है, और यह प्रक्रिया जितनी पीड़ादायक होती है, उतनी ही आवश्यक भी होती है। चैप्टर 5, प्रतीकों की भाषा। सपनों और चित्रों का अर्थ। इंसान का मन हमेशा शब्दों में नहीं बोलता। कई बार वो उन रास्तों से बात करता है जिन्हें हम तर्क की भाषा में समझ ही नहीं पाते। सपने, कल्पनाएं, अचानक उभरते चित्र, अजीब से दृश्य, ये सब उसी भाषा के हिस्से हैं। यह भाषा सीधी नहीं होती, यह आदेश नहीं देती, निर्देश नहीं देती, बल्कि संकेत देती है। और जब इंसान इन संकेतों को समझने की कोशिश करता है, तभी वह उस गहराई में प्रवेश करता है जहां से रेड बुक की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। कार्ल यूंग का मानना था कि प्रतीक मन की मूल भाषा हैं। शब्द बाद में आते हैं, तर्क बाद में आता है। सबसे पहले अनुभव आता है, और उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए मन प्रतीकों का सहारा लेता है। यही कारण है कि सपनों को समझना इतना कठिन लगता है। वे सीधे कुछ नहीं कहते, वे दिखाते हैं, और जो दिखाया जाता है उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। सपने किसी कहानी की तरह नहीं होते। वे शुरुआत, मध्य और अंत के नियमों का पालन नहीं करते। वे समय को तोड़ देते हैं, स्थान को बदल देते हैं, और भावनाओं को चित्रों में बदल देते हैं। एक व्यक्ति सपने में स्वयं को गिरते हुए देख सकता है, जबकि वास्तविक जीवन में वह पूरी तरह सुरक्षित होता है। कोई सपने में किसी अनजान चेहरे से डर सकता है, जबकि जागते जीवन में उसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन मन के लिए यह सब वास्तविक होता है। सपने मन की स्थिति को दर्शाते हैं, न कि बाहरी घटनाओं को। यूंग के लिए सपने केवल रात की गतिविधि नहीं थे, वे अवचेतन और चेतन के बीच का पुल थे। जब चेतन मन थक जाता है, तब अवचेतन मन बोलता है, और वह बोलता है प्रतीकों के माध्यम से। रेड बुक में जो चित्र, दृश्य और कथाएं दिखाई देती हैं, वे इसी संवाद का परिणाम हैं। वे किसी कहानीकार की कल्पना नहीं हैं, बल्कि मन की गहराई से निकले हुए संकेत हैं। प्रतीक हमेशा व्यक्तिगत नहीं होते। कई प्रतीक ऐसे होते हैं जो हर संस्कृति में लगभग एक जैसे अर्थ रखते हैं। अंधेरा अक्सर अज्ञात का संकेत होता है। पानी भावनाओं और गहराई का प्रतीक बनता है। पहाड़ संघर्ष और ऊंचाई को दर्शाते हैं। मृत्यु अंत का नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत होती है। यूंग ने इन्हें सामूहिक प्रतीक कहा। ये प्रतीक पीढ़ियों से मनुष्य के अनुभवों में बसते आए हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हर प्रतीक का एक ही अर्थ होगा। यही वह गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। वे प्रतीकों को शब्दकोश की तरह समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सपने में सांप आया है तो इसका मतलब यही होगा। यूंग इस दृष्टिकोण के सख्त खिलाफ था। उसके अनुसार प्रतीक का अर्थ व्यक्ति के अनुभव, उसकी स्थिति और उसकी भावना से जुड़ा होता है। वही प्रतीक किसी के लिए डर हो सकता है और किसी के लिए शक्ति। रेड बुक में यूंग बार बार इस बात पर जोर देता है कि प्रतीकों को समझने का सही तरीका उन्हें महसूस करना है, न कि उन्हें तुरंत परिभाषित करना। जब कोई प्रतीक सामने आता है तो पहला प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, बल्कि यह होना चाहिए कि यह मुझे कैसा महसूस करवा रहा है, क्योंकि भावना ही उस प्रतीक की कुंजी होती है। यूंग ने अपने अनुभवों में कई ऐसे चित्र देखे जो देखने में डरावने थे। अजीब चेहरे, टूटे हुए दृश्य, अंधेरे रास्ते। अगर वो चाहता तो वो इन्हें भ्रम या बीमारी कहकर नकार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हर चित्र को ध्यान से देखा, हर भावना को महसूस किया, और फिर धीरे धीरे ये समझने की कोशिश की कि यह चित्र उसके भीतर किस बात की ओर इशारा कर रहा है। प्रतीकों की भाषा हमें यह सिखाती है कि मन सीधे नहीं बोलता, क्योंकि सीधा बोलना कई बार असंभव होता है। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना कठिन होता है। इसलिए मन चित्रों का सहारा लेता है। जैसे कोई कलाकार अपनी भावना को रंगों में उतारता है, वैसे ही अवचेतन मन अपनी बात सपनों और प्रतीकों में कहता है।
आधुनिक जीवन में हम इस भाषा से दूर होते जा रहे हैं। हम हर चीज को तुरंत समझना चाहते हैं। हमें धैर्य नहीं है, हमें अस्पष्टता पसंद नहीं है। लेकिन प्रतीकों की भाषा अस्पष्ट होती है। वो हमें प्रतीक्षा करना सिखाती है। वो हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं होता। रीड बुक का एक महत्वपूर्ण संदेश यही है कि प्रतीकों से डरना नहीं चाहिए। डर तब पैदा होता है जब हम किसी चीज को समझे बिना उस पर निर्णय दे देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों से डरता है तो वह अपने ही मन से डर रहा होता है, और जब वो अपने मन से डर रहा होता है तो वो स्वयं से कटने लगता है। युंग ने प्रतीकों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें आने दिया। उसने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की। उसने बस उन्हें देखा और उनके साथ रहा। यही वह रवैया है जो इस अध्याय में समझना जरूरी है। प्रतीकों का अर्थ निकालना एक प्रक्रिया है, कोई तकनीक नहीं। यह भी समझना आवश्यक है कि प्रतीक हमेशा सुखद नहीं होते। कई बार वे असुविधाजनक होते हैं। वे हमें हमारी कमजोरियां दिखाते हैं। वे हमें वह याद दिलाते हैं जिसे हम भूलना चाहते हैं। लेकिन यही उनका महत्व है। अगर प्रतीक केवल अच्छा महसूस कराने के लिए होते तो वे मन को बदल नहीं पाते। रीड बुक में चित्रों का होना कोई सजावटी तत्व नहीं है। वे पाठ का विस्तार हैं। वे शब्दों से पहले आते हैं। कई बार शब्द चित्रों के पीछे चलते हैं। यह इस बात का संकेत है कि अनुभव पहले होता है, व्याख्या बाद में। आज जब लोग सपनों को केवल दिमाग की गतिविधि मानकर अनदेखा कर देते हैं, तब वे एक महत्वपूर्ण संवाद खो देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर सपना भविष्यवाणी करता है। इसका मतलब यह है कि हर सपना किसी आंतरिक स्थिति की ओर इशारा करता है, और उस स्थिति को समझना आत्मनिरीक्षण का एक तरीका हो सकता है। युंग के अनुसार जब व्यक्ति प्रतीकों की भाषा को समझना शुरू करता है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। क्योंकि प्रतीक नियंत्रण में नहीं आते, उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता। वे आते हैं और व्यक्ति को उनके साथ चलना पड़ता है। यही कारण है कि प्रतीकों का अध्ययन अहंकार के लिए असहज होता है। इस अध्याय का उद्देश्य यह नहीं है कि हर सपना या हर चित्र का अर्थ बताया जाए। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि प्रतीकों की भाषा क्यों आवश्यक है। यह भाषा हमें उस स्तर तक ले जाती है जहां तर्क काम नहीं करता, लेकिन समझ संभव होती है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों और चित्रों को केवल अजीब मानकर नकार देता है, तो वह अपने भीतर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को चुप करा देता है। और जब वह हिस्सा चुप हो जाता है तो मन असंतुलित होने लगता है। प्रतीकों की भाषा संतुलन की भाषा है। ये चेतन और अवचेतन के बीच संवाद स्थापित करती है। रीड बुक हमें यह दिखाती है कि प्रतीकों को समझना आत्मनिरीक्षण का एक गहरा साधन है। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। ये धैर्य, ईमानदारी और साहस की मांग करती है। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वो धीरे धीरे अपने मन की गहराई को पहचानने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि सपने और चित्र बेकार नहीं होते। वे संकेत होते हैं, और संकेत तभी समझ में आते हैं जब उन्हें समय दिया जाए। प्रतीकों की भाषा को समझना स्वयं को समझने का एक तरीका है, न कि कोई रहस्यमय कला। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस स्पष्टता के साथ कि प्रतीक मन की भाषा हैं। उन्हें नकारना स्वयं को नकारना है, और उन्हें समझने की कोशिश करना स्वयं के साथ संवाद की शुरुआत है। चैप्टर 6 अंधकार से सामना। डर, भ्रम और स्वीकृति। हर इंसान अपने जीवन में अंधकार से बचने की कोशिश करता है। यह अंधकार बाहर का नहीं होता। ये किसी अंधेरी गली या बंद कमरे का डर नहीं होता। यह वह अंधकार होता है जो भीतर से उठता है। वह अंधकार जिसे हम नाम नहीं देना चाहते, जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। ये डर, ये भ्रम और यह असहजता उसी अंधकार के अलग अलग रूप हैं। और जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में इस अंधकार की ओर देखता है, तो उसके भीतर जो घटता है वही इस अध्याय का केंद्र है। अंधकार से सामना करना किसी वीरता का प्रदर्शन नहीं होता। यह कोई नाटकीय क्षण नहीं होता जहां इंसान अचानक साहसी बन जाता है। अधिकतर यह एक शांत, धीरे घटने वाली प्रक्रिया होती है। पहले बेचैनी आती है, फिर असमंजस, फिर डर, और अंत में एक ऐसा प्रश्न जिससे भागना संभव नहीं रहता। क्या मैं सच में खुद को जानता हूं? और अगर नहीं, तो मैं किससे डर रहा हूं? कार्ल युंग के लिए यह चरण सबसे कठिन था, क्योंकि अब तक वह भीतर की आवाजों को सुन चुका था। वो छाया व्यक्तित्व को पहचान चुका था। उसका अहंकार भी टूटने लगा था। लेकिन इन सब के बाद जो बचा था वह था अंधकार। वह क्षेत्र जहां कोई स्पष्ट रूप नहीं था, जहां न सही गलत की रेखा थी, न ही कोई तैयार उत्तर। यह वही स्थान है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। अंधकार का पहला रूप डर होता है। यह डर किसी विशेष चीज से जुड़ा नहीं होता। यह एक फैलता हुआ अनुभव होता है। व्यक्ति को लगता है कि वह नियंत्रण खो रहा है। उसे लगता है कि अगर वह और गहराई में गया तो शायद वह वापस नहीं आ पाएगा। यही वह डर है जो लोगों को सतही जीवन में बांध कर रखता है। यह डर हमें व्यस्त रहने के लिए मजबूर करता है ताकि हमें खुद से मिलने का समय न मिले। युंग ने इस डर को दबाया नहीं। उसने इसे न तो नकारा और न ही इसे तुरंत समझने की कोशिश की।
उसने इसे महसूस किया, क्योंकि डर तभी अपना रूप बदलता है जब उसे पूरी तरह महसूस किया जाए। जो डर अधूरा रह जाता है वही भ्रम बन जाता है। भ्रम अंधकार का दूसरा रूप है। जब इंसान डर से भागता है तब उसका मन कहानियां बनाने लगता है। वो खुद को समझाने लगता है कि यह सब व्यर्थ है, कि यह सिर्फ कल्पना है, कि इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भीतर कुछ और ही घट रहा होता है। व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलने लगता है। वह अपने अनुभव को छोटा करने की कोशिश करता है ताकि उसे संभालना आसान लगे। यूंग के अनुभवों में भी यह भ्रम आया। कई बार उसने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या वह सही रास्ते पर है, क्या वह अपने ही मन में फंस गया है, क्या यह सब अर्थहीन है। लेकिन उसने इन प्रश्नों को अंतिम सत्य नहीं माना, उसने उन्हें रास्ते का हिस्सा माना। क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार से गुजरता है वह भ्रम से बचे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अंधकार का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रूप स्वीकृति है। ये स्वीकृति किसी निष्कर्ष की नहीं होती। ये स्वीकार करना होता है कि सब कुछ स्पष्ट नहीं है, कि जीवन के कुछ हिस्से अस्पष्ट हैं, कि हर अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, और यह भी कि यह अस्पष्टता कोई गलती नहीं है। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है, ये संघर्ष छोड़ देना नहीं है। ये समझना है कि कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर होती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। यूंग ने जब यह स्वीकार किया कि वह हर अनुभव को समझ नहीं सकता, तभी उसका संघर्ष शांत हुआ, तभी उसका डर रूप बदलने लगा। अंधकार से सामना करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। इसका अर्थ यह है कि वह अब अपने दुख से भागेगा नहीं, वो उसे दबाएगा नहीं, वो उसे जीवन का हिस्सा मान लेगा। यही स्वीकृति व्यक्ति को मजबूत बनाती है। इस चरण में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अंधकार से सामना अकेले किया जाता है, कोई दूसरा इसमें मदद नहीं कर सकता। कोई सिद्धांत, कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति इस रास्ते पर साथ नहीं चल सकता। वे केवल संकेत दे सकते हैं, लेकिन चलना व्यक्ति को स्वयं पड़ता है। यूंग के लिए रेड बुक इसी अकेलेपन का दस्तावेज है। ये किसी शिक्षक का भाषण नहीं है, ये किसी मार्गदर्शक का निर्देश नहीं है, यह एक व्यक्ति का स्वयं से किया गया सामना है। और यही कारण है कि यह पुस्तक पढ़ने या सुनने में असहज लगती है, क्योंकि यह हमें हमारे ही अकेलेपन की याद दिलाती है। अंधकार का सामना करते समय कई लोग ये सोच लेते हैं कि वे गलत रास्ते पर हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सही होते तो उन्हें इतना डर या भ्रम नहीं होता। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन हमेशा असहज होता है। जो रास्ता बहुत साफ और आरामदायक लगता है वह अक्सर सही होता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि अंधकार से डरना स्वाभाविक है। डर को कमजोरी समझना गलती है, कमजोरी डर को न मानना है। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह डर रहा है, वही धीरे धीरे डर के पार जा पाता है। स्वीकृति के साथ ही एक और बदलाव आता है। व्यक्ति अपने भीतर शांति महसूस करने लगता है। ये शांति सुख की तरह नहीं होती, यह एक स्थिरता की तरह होती है। जैसे मन अब भाग नहीं रहा हो, जैसे भीतर का शोर थोड़ा कम हो गया हो। यही वह बिंदु है जहां अंधकार अपनी शक्ति खोने लगता है। रेड बुक हमें यह नहीं सिखाती कि अंधकार को कैसे खत्म किया जाए, वह यह सिखाती है कि उसके साथ कैसे रहा जाए। क्योंकि अंधकार खत्म नहीं होता, वह रूप बदलता है, और जब उसका रूप बदलता है तो वो डरावना नहीं रहता। इस अध्याय का उद्देश्य किसी को अंधकार की ओर धकेलना नहीं है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि अंधकार से भागना हमें कमजोर बनाता है और उससे सामना करना हमें ईमानदार बनाता है। ईमानदारी ही इस यात्रा की असली मांग है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस समझ के साथ कि डर, भ्रम और स्वीकृति एक ही प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं। अंधकार कोई शत्रु नहीं है, वह एक परीक्षा है, और जो व्यक्ति इस परीक्षा से गुजरता है उसके भीतर कुछ ऐसा बदलने लगता है जो अब तक स्थिर नहीं था। इसी बदलाव की छाया अगले चरण में और स्पष्ट होने वाली है, जहां ये यात्रा एक नए स्तर पर प्रवेश करती है। चैप्टर 7 मृत्यु और पुनर्जन्म। मानसिक रूपांतरण की प्रक्रिया। मृत्यु शब्द सुनते ही मन तुरंत रुक जाता है, शरीर सिहर जाता है, दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगता है, क्योंकि हमने मृत्यु को हमेशा अंत के रूप में देखा है, समाप्ति के रूप में, कुछ ऐसा जिसके बाद कुछ भी नहीं बचता। लेकिन रेड बुक की यात्रा में मृत्यु का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहां मृत्यु किसी शरीर की नहीं है, यहां मृत्यु उस पहचान की है, उस सोच की है, उस संरचना की है जिसे हम अब तक स्वयं मानते आए हैं। और यही मृत्यु मानसिक रूपांतरण की पहली शर्त है। जब कोई व्यक्ति भीतर के अंधकार से गुजर चुका होता है, जब वह डर और भ्रम को झेल चुका होता है, तब उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगता है। ये सन्नाटा शांति नहीं होता, ये खालीपन होता है, जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे भीतर कुछ समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी कुछ नया आया नहीं है। यही वह अवस्था है जिसे यूंग ने मानसिक मृत्यु के रूप में देखा। यह मृत्यु अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे घटती है। पहले व्यक्ति को लगता है कि उसे पहले जैसी चीजों में रुचि नहीं रही,
जो बातें उसे पहले उत्साहित करती थी अब उन्हें सोचकर भी कुछ नहीं होता। जो पहचान उसे पहले मजबूत बनाती थी अब बोझ जैसी लगने लगती है। ये सब संकेत होते हैं कि पुरानी मानसिक संरचना टूट रही है। ये चरण बहुत भ्रमित करने वाला होता है। व्यक्ति सोचता है कि शायद वह गलत दिशा में जा रहा है। उसे लगता है कि वह खाली हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह खाली नहीं हो रहा होता, वह जगह बना रहा होता है। जैसे खेत को बोने से पहले जोतना पड़ता है, वैसे ही मन को भी नई समझ से पहले टूटना पड़ता है। यूंग के लिए यह अवस्था बेहद कठिन थी, क्योंकि यहां कोई आवाज मार्गदर्शन नहीं कर रही थी, कोई प्रतीक स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा था। यहां केवल अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसमें पुराना अर्थ मर चुका था और नया अर्थ अभी जन्म नहीं लिया था। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। मानसिक मृत्यु का सबसे बड़ा डर यह होता है कि शायद कुछ भी वापस नहीं आएगा, शायद यही खालीपन स्थायी हो जाएगा। यही कारण है कि लोग इस अवस्था से बचने के लिए किसी न किसी पहचान को फिर से पकड़ लेते हैं। कोई फिर से अपने पुराने विश्वासों में लौट जाता है, कोई किसी नए विचार को अपना लेता है, कोई किसी व्यक्ति को अपना सहारा बना लेता है, लेकिन ऐसा करके वे पुनर्जन्म की प्रक्रिया को बीच में ही रोक देते हैं। यूंग ने इस डर को सहा, उसने इस खालीपन को रहने दिया, उसने इसे भरने की जल्दी नहीं की। यही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत थी, क्योंकि पुनर्जन्म तब तक संभव नहीं होता जब तक मृत्यु पूरी तरह घटित न हो जाए। यहां पुनर्जन्म का अर्थ किसी नए व्यक्तित्व को गढ़ लेना नहीं है, यह किसी बेहतर संस्करण बनने की कोशिश नहीं है। यह उस अवस्था से निकलना है जहां व्यक्ति अब खुद को पुराने शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकता। वह अब यह नहीं कह सकता कि मैं वही हूं जो पहले था, लेकिन वह यह भी नहीं कह सकता कि मैं अब क्या हूं। इस अवस्था में व्यक्ति खुद को अस्थिर महसूस करता है, लेकिन यही अस्थिरता परिवर्तन की भूमि होती है। यूंग के अनुसार यही वह समय है जब अवचेतन मन नए प्रतीकों के माध्यम से धीरे धीरे उभरने लगता है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये बहुत धीमी होती है, जैसे अंधेरे में आंखें धीरे धीरे रोशनी को पहचानना शुरू करती हैं। मानसिक पुनर्जन्म का पहला संकेत होता है दृष्टिकोण का बदलना। व्यक्ति अब चीजों को पहले की तरह नहीं देखता, वही घटनाएं अब अलग अर्थ रखने लगती हैं, वही रिश्ते अब नए प्रश्न उठाने लगते हैं। व्यक्ति को लगता है कि दुनिया वही है, लेकिन वह स्वयं बदल गया है। ये बदलाव उत्साहजनक नहीं होता, ये शांत होता है। इसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई उत्सव नहीं होता, ये भीतर ही भीतर घटता है, और यही कारण है कि इसे समझना कठिन होता है। यूंग इस प्रक्रिया को किसी आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, वह इसे एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के रूप में देखता है। उसके अनुसार जो व्यक्ति जीवन में कभी मानसिक मृत्यु से नहीं गुजरता, वह भीतर से कभी परिपक्व नहीं होता। वह बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे, भीतर से अधूरा रहता है। मानसिक पुनर्जन्म के साथ व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वह अपने पुराने बहानों के पीछे नहीं छुप सकता। वह अब यह नहीं कह सकता कि वह ऐसा ही है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि पहचान बदली जा सकती है, और यह ज्ञान भारी होता है। इस चरण में व्यक्ति को यह भी समझ में आता है कि परिवर्तन सुखद नहीं होता। जो लोग हर समय सकारात्मकता की बात करते हैं, वे इस चरण की वास्तविकता को नहीं समझते। पुनर्जन्म का अर्थ हमेशा खुशी नहीं होता, इसका अर्थ स्पष्टता होता है, और स्पष्टता कभी कभी असहज होती है। रेड बुक में यह प्रक्रिया किसी कहानी की तरह नहीं दिखाई देती, ये बिखरी हुई है। कभी एक प्रतीक आता है, कभी कोई दृश्य, कभी कोई विचार, लेकिन इन सबके पीछे एक ही प्रक्रिया चल रही होती है। पुराना मर रहा है, नया जन्म ले रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि मानसिक पुनर्जन्म का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति पूरी तरह बदल जाता है। वह वही रहता है, लेकिन अधिक संपूर्ण हो जाता है। उसकी छाया अब उसकी दुश्मन नहीं रहती, उसका डर अब उसे नियंत्रित नहीं करता, उसका अहंकार अब उसे परिभाषित नहीं करता। इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति जीवन को अधिक गहराई से देख पाता है। वह दूसरों के संघर्ष को बेहतर समझ पाता है, क्योंकि वह स्वयं उस टूटन से गुजर चुका होता है। यही कारण है कि यूंग के बाद के विचारों में अधिक करुणा दिखाई देती है, अधिक संतुलन दिखाई देता है। मानसिक पुनर्जन्म कोई अंतिम अवस्था नहीं है, ये यात्रा का एक चरण है, लेकिन ये सबसे निर्णायक चरण है, क्योंकि यहां व्यक्ति या तो स्वयं से भाग जाता है या स्वयं को स्वीकार कर लेता है। इस अध्याय का सार यही है कि मृत्यु और पुनर्जन्म कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, यह मन की स्वाभाविक गति है। जब पुरानी संरचना काम नहीं करती तो उसे टूटना पड़ता है, और जब वो टूटती है तब नई समझ जन्म लेती है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस स्पष्टता के साथ कि मानसिक रूपांतरण बिना मृत्यु के संभव नहीं है। जो व्यक्ति इस मृत्यु से डरकर पीछे हटता है, वह परिवर्तन से भी दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति इसे सह लेता है, वह धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहां जीवन को देखने का उसका तरीका स्थायी रूप से बदल जाता है। यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। चैप्टर 8 अहम और आत्मा के बीच संघर्ष। जब इंसान मानसिक मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजर चुका होता है,
तब उसके भीतर एक नया तनाव जन्म लेता है। ये तनाव बाहर से दिखाई नहीं देता। यह कोई शोर मचाने वाला संघर्ष नहीं होता। ये भीतर ही भीतर चलने वाली खींचतान होती है। एक और अहंकार होता है जो अब भी नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर आत्मा होती है जो धीरे धीरे अपना स्थान मांगने लगती है। यही संघर्ष इस अध्याय का मूल है। अहंकार का स्वभाव है पकड़ बनाए रखना। वह पहचान चाहता है, सीमाएं चाहता है और स्पष्टता चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मुझे क्या बनना है। पुनर्जन्म के बाद भी अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह बस कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कमजोरी का अर्थ समाप्ति नहीं होता। वो नए रूप में लौट आता है। अब वो स्वयं को बदले हुए रूप में प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि मैं अब समझदार हो गया हूं, मैं अब जागरूक हूं, मैं अब अलग हूं। यही वह बिंदु है जहां संघर्ष शुरू होता है। आत्मा का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत होता है। आत्मा को परिभाषाओं की जरूरत नहीं होती। वह किसी भूमिका में बंधना नहीं चाहती। वह अनुभव करना चाहती है, जीना चाहती है और प्रवाह में रहना चाहती है। आत्मा को यह साबित नहीं करना होता कि वह क्या है। वह बस होती है। और यही बात अहंकार को असहज कर देती है। युंग के अनुभवों में यह संघर्ष बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। एक ओर वह अपने अनुभवों को समझना चाहता है, उन्हें शब्द देना चाहता है, उन्हें किसी ढांचे में डालना चाहता है। दूसरी ओर उसके भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही होती है जो उसे बार बार यह याद दिलाती है कि हर अनुभव को समझा नहीं जा सकता। कुछ अनुभव केवल जिए जाते हैं। अहम और आत्मा का यह संघर्ष अक्सर व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। उसे लगता है कि वह दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा नियंत्रण चाहता है, दूसरा हिस्सा समर्पण चाहता है। एक हिस्सा योजना बनाता है, दूसरा हिस्सा प्रतीक्षा करता है। यह संघर्ष थकाने वाला होता है क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं होता। अहंकार व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास देता है। वो कहता है कि अगर तुम नियमों का पालन करोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगर तुम पहचान बनाए रखोगे तो खोओगे नहीं। आत्मा इस सुरक्षा को एक भ्रम की तरह देखती है। वो जानती है कि जीवन में पूर्ण सुरक्षा कभी नहीं होती। वो व्यक्ति को असुरक्षा के साथ जीना सिखाना चाहती है। इस संघर्ष में अक्सर व्यक्ति आत्मा की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि आत्मा की आवाज बहुत शांत होती है। वह आदेश नहीं देती, वह धीरे धीरे संकेत देती है। अहंकार की आवाज तेज होती है। वो डर दिखाती है, वह भविष्य की चिंता करती है। इसलिए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अहंकार की ओर झुक जाता है। लेकिन पुनर्जन्म के बाद यह झुकाव पहले जैसा नहीं रहता। अब व्यक्ति जान चुका होता है कि अहंकार उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। उसने पहले ही देख लिया होता है कि पहचान टूट सकती है। इसलिए अब जब अहंकार फिर से नियंत्रण लेने की कोशिश करता है तो भीतर कहीं न कहीं एक प्रतिरोध उठता है। युंग के लिए यह संघर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी संघर्ष में उसने ये समझा कि अहंकार को नष्ट करना समाधान नहीं है। आत्मा और अहंकार को दुश्मन बनाना भी समाधान नहीं है। समाधान संतुलन में है। अहंकार को अपना स्थान जानना होगा और आत्मा को अपनी गति से बहने देना होगा। यह संतुलन अपने आप नहीं बनता। इसके लिए व्यक्ति को बार बार सजग रहना पड़ता है। अहंकार बहुत चतुर होता है। वह आत्मा की भाषा भी सीख लेता है। वह आध्यात्मिक शब्दों का उपयोग करने लगता है। वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है क्योंकि अब वह गहराई की बातें करता है। यही वह स्थान है जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। आत्मा को श्रेष्ठता से कोई मतलब नहीं। वह तुलना नहीं करती। वह यह नहीं कहती कि मैं बेहतर हूं। वह केवल सच्ची होती है। इसलिए जब व्यक्ति आत्मा की ओर बढ़ता है तो उसे अपनी श्रेष्ठता की भावना भी छोड़नी पड़ती है। यह अहंकार के लिए बहुत कठिन होता है। इस संघर्ष का प्रभाव व्यक्ति के बाहरी जीवन में भी दिखाई देने लगता है। वह अपने काम को लेकर असमंजस में पड़ सकता है। उसके रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग उससे दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग उसके जीवन में आते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसकी आंतरिक प्राथमिकताएं बदल रही होती हैं। अहंकार चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा बना रहे, बस थोड़ा बेहतर हो जाए। आत्मा चाहती है कि जो अब अर्थहीन हो गया है वो छूट जाए। यही टकराव व्यक्ति को बेचैन करता है। लेकिन यही बेचैनी परिवर्तन का संकेत भी है। रीड बुक में यह संघर्ष किसी उपदेश की तरह नहीं आता। यह अनुभवों के माध्यम से सामने आता है। युंग कई बार खुद को विरोधाभास में पाता है। वह एक ही समय में समझना भी चाहता है और छोड़ना भी चाहता है। यह विरोधाभास ही इस संघर्ष की पहचान है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा का मार्ग सीधा नहीं होता। ये स्पष्ट दिशा नहीं देता। ये संकेत देता है और व्यक्ति को स्वयं अर्थ खोजना पड़ता है। अहंकार इस अस्पष्टता को सहन नहीं कर पाता। वो स्पष्ट उत्तर चाहता है और जब उसे उत्तर नहीं मिलता तो वो घबराने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता होती है। उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यही स्वीकार धीरे धीरे अहंकार को शांत करता है। और जैसे जैसे अहंकार शांत होता है
आत्मा की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है। इस संघर्ष का अंत किसी जीत में नहीं होता, ये किसी एक के हारने से समाप्त नहीं होता। यह एक समझ में बदलता है, एक ऐसी समझ जिसमें अहंकार अपना सीमित स्थान स्वीकार करता है और आत्मा अपना मार्ग स्वयं चुनती है। इस अध्याय का सार यही है कि अहम और आत्मा का संघर्ष कोई गलती नहीं है, यह मानसिक विकास का स्वाभाविक चरण है। जो व्यक्ति इस संघर्ष से बचता है वो सतह पर ही रह जाता है, और जो व्यक्ति इसे सह लेता है वो धीरे धीरे एक अधिक संपूर्ण जीवन की ओर बढ़ता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस स्पष्टता के साथ कि यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है बल्कि रूपांतरित हुआ है। क्योंकि जैसे ही अहम और आत्मा के बीच संतुलन बनना शुरू होता है, वैसे ही व्यक्ति को स्वयं से एक और गहरा सामना करना पड़ता है। यही सामना आगे की यात्रा को अंतिम रूप देने वाला है। चैप्टर 9 स्वयं से टकराव। यूंग की सबसे कठिन परीक्षा हर यात्रा का एक ऐसा बिंदु होता है जहां आगे बढ़ने से पहले रुकना पड़ता है। ये रुकना आराम के लिए नहीं होता बल्कि सामना करने के लिए होता है। अब तक की यात्रा में यूंग भीतर की आवाजों को सुन चुका था, छाया को पहचान चुका था, अहंकार को टूटते हुए देख चुका था, अंधकार से गुजर चुका था, मानसिक मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को सह चुका था और अहम तथा आत्मा के संघर्ष को समझने की कोशिश कर चुका था। लेकिन इन सब के बाद जो चरण आता है वही सबसे कठिन होता है। ये चरण किसी सिद्धांत से नहीं जुड़ा होता, ये किसी प्रतीक से भी नहीं जुड़ा होता, ये सीधा स्वयं से टकराव होता है। स्वयं से टकराव का अर्थ किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना नहीं है, इसका अर्थ है अपने ही सामने खड़े हो जाना, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी बहाने के, बिना किसी कहानी के। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अब यह नहीं कह सकता कि यह सब परिस्थितियों की वजह से हुआ या ये किसी और के कारण हुआ। यहां हर जिम्मेदारी स्वयं पर आकर टिक जाती है। यही कारण है कि यह परीक्षा सबसे कठिन होती है। यूंग के लिए यह टकराव बाहरी दुनिया से नहीं था, ये किसी आलोचक से नहीं था, ये किसी समाज या व्यवस्था से भी नहीं था। ये टकराव उस यूंग से था जिसे वह अब तक स्वयं समझता आया था। उस यूंग से जो स्वयं को ईमानदार मानता था, जो स्वयं को गहराई से सोचने वाला मानता था और जो यह मानता था कि वह स्वयं को जानता है। जब यह मान्यता ही हिलने लगती है तब भीतर एक गहरा झटका लगता है। स्वयं से टकराव तब शुरू होता है जब व्यक्ति यह देखना शुरू करता है कि उसने अपने जीवन में कितने समझौते किए हैं, कितनी बार उसने सुविधा को सच से ऊपर रखा है, कितनी बार उसने डर के कारण अपने ही निर्णयों से पीछे हटने का रास्ता चुना है। यह देखना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें आत्मदया का कोई स्थान नहीं होता, इसमें केवल ईमानदारी होती है। यूंग के अनुभवों में यह चरण अत्यंत असहज था क्योंकि अब तक जो कुछ भी सामने आ रहा था उसे वो किसी न किसी रूप में समझ सकता था, प्रतीकों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। लेकिन स्वयं से टकराव में कोई मध्यस्थ नहीं होता, यहां व्यक्ति स्वयं ही प्रश्न भी होता है और उत्तर भी। इस चरण में व्यक्ति को यह भी दिखाई देने लगता है कि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कई बार स्वयं को धोखा देने के लिए किया है। उसने तर्क का सहारा लिया है ताकि वह असहज सच्चाइयों से बच सके। उसने ज्ञान को ढाल की तरह इस्तेमाल किया है ताकि वह अपने भीतर की कमजोरी को न देखे। ये स्वीकार करना अहंकार के लिए बेहद पीड़ादायक होता है। यूंग ने यह देखा कि वह भी इससे अछूता नहीं था, वह भी कई बार अपनी समझ का उपयोग स्वयं को सही ठहराने के लिए कर रहा था। और जब यह स्पष्ट हुआ तब उसे यह मानना पड़ा कि गहराई का दावा करना और वास्तव में गहरा होना ये दो अलग बातें हैं। स्वयं से टकराव का एक और पहलू यह है कि व्यक्ति को अपने अंधेरे निर्णयों को भी देखना पड़ता है। केवल वे निर्णय नहीं जिन पर उसे गर्व है, बल्कि वे भी जिन पर वह शर्मिंदा है। वे क्षण जहां उसने किसी को चोट पहुंचाई, वे क्षण जहां उसने अपनी सुविधा के लिए चुप्पी चुनी, ये सब स्मृतियां अचानक स्पष्ट होने लगती हैं और इन्हें देखकर भागना अब संभव नहीं रहता। इस चरण में व्यक्ति को यह भी समझ में आता है कि स्वयं को जानना कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। और जितना अधिक व्यक्ति स्वयं को जानने की कोशिश करता है उतना ही उसे यह एहसास होता है कि वह कितना कम जानता है। यही एहसास सबसे कठिन होता है क्योंकि यह व्यक्ति की सारी निश्चितताओं को तोड़ देता है। यूंग ने इस परीक्षा को किसी नैतिक मूल्यांकन की तरह नहीं देखा। उसने स्वयं को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं किया, उसने स्वयं को माफ करने की भी जल्दी नहीं की। उसने केवल देखा। यह देखना ही सबसे बड़ा कार्य था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना बचाव के देखता है तब वो पहली बार वास्तविकता के करीब होता है। स्वयं से टकराव का यह चरण व्यक्ति को बहुत अकेला महसूस कराता है, क्योंकि यहां कोई साथ नहीं चल सकता, कोई सलाह काम नहीं आती, कोई उदाहरण प्रेरणा नहीं देता, क्योंकि हर व्यक्ति का टकराव अलग होता है, हर व्यक्ति की सच्चाइयां अलग होती हैं। यूंग के लिए यह अकेलापन डरावना था, लेकिन उसने इसे नकारा नहीं। उसने ये समझा कि यह अकेलापन किसी सजा की तरह नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां व्यक्ति स्वयं को बिना किसी शोर के सुन सकता है। इस चरण में कई लोग टूट जाते हैं, वे इस टकराव को सहन नहीं कर पाते। वे या तो स्वयं को अत्यधिक दोषी मानने लगते हैं या फिर पूरी तरह नकारने लगते हैं।
दोनों ही रास्ते असंतुलन की ओर ले जाते हैं। युंग ने संतुलन बनाए रखा। उसने न तो स्वयं को महान माना, न ही स्वयं को तुच्छ। उसने स्वयं को जैसा था वैसा देखने का प्रयास किया। यही इस परीक्षा की वास्तविक कठिनाई है। स्वयं को बिना सजाए, बिना छुपाए देख पाना। न अपनी अच्छाइयों को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, न अपनी गलतियों को मिटाने की कोशिश करना। केवल देखना, स्वीकार करना और आगे बढ़ना। रेड बुक में यह टकराव कई जगह बिखरा हुआ दिखाई देता है। यह किसी एक घटना में सीमित नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी किसी संवाद में, कभी किसी दृश्य में, कभी किसी मौन में। लेकिन हर जगह एक ही बात स्पष्ट होती है। युंग अब स्वयं से भाग नहीं रहा। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि स्वयं से टकराव व्यक्ति को विनम्र बनाता है। यह उसे यह सिखाता है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी स्वयं को पूरी तरह नहीं जानता। और यही स्वीकार वास्तविक परिपक्वता की शुरुआत है। जब व्यक्ति इस टकराव से गुजर जाता है, तब उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यह स्पष्टता किसी उत्तर की तरह नहीं होती, यह एक स्थिति की तरह होती है। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अब स्वयं से झूठ नहीं बोलता, जहां वह अपनी सीमाओं को जानता है और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। युंग के लिए यह परीक्षा उसकी यात्रा का केंद्र थी। अगर वह यहां असफल होता तो उसके पहले के सारे अनुभव अधूरे रह जाते। लेकिन उसने इस कठिन रास्ते को चुना, और यही कारण है कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं रही, वह दूसरों के लिए भी अर्थपूर्ण बन सकी। इस अध्याय का सार यही है कि स्वयं से टकराव किसी बाहरी संघर्ष से कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई जीत नहीं होती, यहां केवल समझ होती है। और यह समझ धीरे धीरे व्यक्ति को उस अवस्था तक ले जाती है जहां वह स्वयं को बिना भय के देख सकता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस स्पष्टता के साथ कि युंग की सबसे कठिन परीक्षा किसी विचार की नहीं थी, बल्कि स्वयं की थी। और इस परीक्षा से गुजरने के बाद ही उसकी यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ सकी, जहां यह स्पष्ट होना शुरू हुआ कि इस पूरे अनुभव का अर्थ क्या है और इसे जीवन में कैसे जिया जाए। चैप्टर 10 इस यात्रा का अर्थ, चेतावनी, समझ और आत्मनिरीक्षण। अब जब ये यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, तो सबसे जरूरी प्रश्न सामने आता है, ये सब क्यों? भीतर की आवाजें, छाया का सामना, अहंकार का टूटना, अंधकार से गुजरना, मानसिक मृत्यु और पुनर्जन्म, आत्मा और अहंकार का संघर्ष, और अंत में स्वयं से टकराव। ये सब किसी ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं था। ये सब किसी विशेष बनने की प्रक्रिया भी नहीं थी। इसका उद्देश्य केवल एक था, स्वयं को सच में देख पाना। रेड बुक की यात्रा हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें एक स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अब सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं रहता। वो अब जीवन को पहले की तरह सरल नहीं मान सकता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि उसके भीतर कितना कुछ छुपा हुआ है। और यही इस यात्रा की पहली चेतावनी है। ये चेतावनी स्पष्ट है। ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। यह कोई मनोरंजन नहीं है। यह कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं है जिसे सुनकर मन हल्का हो जाए। ये यात्रा मन को भारी करती है। यह व्यक्ति को असहज बनाती है। और अगर कोई इस असहजता को सहन नहीं कर सकता, तो ये यात्रा उसके लिए नहीं है। युंग ने कभी यह दावा नहीं किया कि हर व्यक्ति को इस मार्ग पर चलना चाहिए। उसने ये भी नहीं कहा कि जो नहीं चलता वो कमतर है। उसने केवल ये दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति सच में स्वयं को समझना चाहता है, तो उसे कुछ भ्रमों को तोड़ना ही पड़ेगा। और भ्रम टूटना कभी सुखद नहीं होता। इस यात्रा की दूसरी चेतावनी यह है कि जो कुछ भी यहां अनुभव होता है, उसे बाहरी दुनिया पर थोपना खतरनाक हो सकता है। कई लोग भीतर की खोज को श्रेष्ठता का प्रमाण बना लेते हैं। वे मान लेते हैं कि अब वे दूसरों से ऊपर हैं। यही वह बिंदु है जहां अहंकार एक नए रूप में लौट आता है। युंग ने इस खतरे को स्पष्ट रूप से देखा था। इसलिए रेड बुक में कहीं भी उपदेश नहीं है। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि यह सत्य है और बाकी सब झूठ। अब समझ की बात आती है। इस यात्रा से निकलने वाली सबसे बड़ी समझ यह है कि मन कोई एक रूप वस्तु नहीं है। वह कई परतों में काम करता है। चेतन, अवचेतन, छाया, अहम, आत्मा, ये सब अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक ही मन के विभिन्न रूप हैं। जब व्यक्ति इनमें से किसी एक को भी पूरी तरह नकार देता है, तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। युंग ने यह समझा कि समस्या अंधकार में नहीं है, समस्या अंधकार से भागने में है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, तब वह उसे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उससे सीखता है। यही सीख उसे अधिक जिम्मेदार बनाती है, कम नहीं। एक और महत्वपूर्ण समझ यह है कि स्वयं को जानना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां पहुंचकर सब स्पष्ट हो जाए। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर चरण पर व्यक्ति को फिर से खुद को देखना पड़ता है, और यही प्रक्रिया जीवन भर चलती है। रेड बुक हमें यह भी समझाती है कि मानसिक विकास का अर्थ हमेशा खुशी नहीं होता। कई बार इसका अर्थ अकेलापन होता है, कई बार भ्रम होता है, कई बार थकान होती है। लेकिन इसके बावजूद यह विकास आवश्यक है,
क्योंकि बिना इस विकास के जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का सिलसिला बनकर रह जाता है। अब आत्मनिरीक्षण की बात आती है। ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये भीतर की है। और भीतर की यात्रा में कोई नक्शा नहीं होता, कोई तय रास्ता नहीं होता। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण का अर्थ किसी और के अनुभव की नकल करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने अनुभवों को ईमानदारी से देखना। आत्मनिरीक्षण का सबसे कठिन भाग यह है कि इसमें कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यह पूरी तरह एकांत की प्रक्रिया है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इससे बचते हैं, क्योंकि अकेले बैठकर स्वयं को देखना सबसे कठिन कार्य है। यूं की यात्रा हमें यह दिखाती है कि आत्मनिरीक्षण का अर्थ स्वयं को दोषी ठहराना नहीं है, ये स्वयं को समझने का प्रयास है। इसमें करुणा होती है लेकिन आत्मदया नहीं होती। इसमें सच्चाई होती है लेकिन कठोरता नहीं होती। इस यात्रा का एक और अर्थ यह भी है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अहंकार नियंत्रण चाहता है, आत्मा प्रवाह चाहती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि दोनों की अपनी भूमिका है, तब जीवन थोड़ा सहज हो जाता है। सहज का अर्थ आसान नहीं है, सहज का अर्थ है स्वीकार। रेड बुक हमें किसी धार्मिक निष्कर्ष तक नहीं ले जाती, ये किसी दर्शन को अंतिम सत्य घोषित नहीं करती। ये केवल ये दिखाती है कि मनुष्य का मन कितना गहरा है और उसे समझने के लिए कितनी ईमानदारी चाहिए। इस अंतिम अध्याय में यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि यह यात्रा पूरी तरह व्यक्तिगत है। जो कुछ युंग ने अनुभव किया वही अनुभव किसी और को होगा, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया उसने अपनाई वो एक संकेत है। संकेत इस बात का कि भीतर की सच्चाइयों से भागे बिना भी जिया जा सकता है। ये यात्रा ये भी सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्न जीवन भर साथ चलते हैं और शायद वही प्रश्न हमें जीवित रखते हैं। जो व्यक्ति हर उत्तर पा लेने का दावा करता है वह अक्सर प्रश्न पूछना बंद कर देता है। इस अध्याय का सार यही है कि रेड बुक कोई समाधान नहीं है, यह एक दर्पण है। और दर्पण में जो दिखता है वह हमेशा सुंदर नहीं होता, लेकिन वही वास्तविक होता है। अब जब यह यात्रा यहां समाप्त हो रही है तो कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि निष्कर्ष देना इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो व्यक्ति यहां तक आया है उसने स्वयं को पहले से थोड़ा अधिक ईमानदारी से देखा है। और यही इस यात्रा का वास्तविक अर्थ है। यह अध्याय यही समाप्त होता है, इस समझ के साथ कि चेतावनी, समझ और आत्मनिरीक्षण किसी अलग अलग चरण नहीं है, वे एक ही प्रक्रिया के तीन चेहरे हैं। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को सह लेता है वो जीवन को पहले जैसा सरल नहीं देख पाता, लेकिन वह उसे अधिक वास्तविक रूप में देखने लगता है। और यही वास्तविकता, चाहे जितनी भी असहज हो, अंततः मनुष्य को स्वयं के करीब ले आती है। यही इस अध्याय का अंत होता है। अब जब ये पूरी यात्रा यहां आकर रुक रही है तो सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई बेचैनी है, कोई सवाल है, कोई असहजता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ गलत समझा। इसका मतलब यह है कि यह यात्रा अपना काम कर चुकी है। क्योंकि रेड बुक की यात्रा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण संतोष देना नहीं था, इसका उद्देश्य भीतर कुछ जगाना था। कई लोग यहां आकर ये पूछते हैं कि आखिर इस पूरी यात्रा से मिला क्या? कोई स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं दिया गया? कोई अंतिम नियम क्यों नहीं बताया गया? कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला गया? और यही वह बिंदु है जहां सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। ये पूरी यात्रा किसी समाधान की ओर नहीं जाती, ये तुम्हें स्वयं की ओर ले जाती है। और स्वयं कोई एक उत्तर नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें अभी भी अधूरी हैं, तो समझो कि यही स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का मन किसी एक कथा में पूरी तरह नहीं समा सकता। यूंग ने जो अनुभव किया उसे शब्दों में बांधना ही अपने आप में एक अधूरा प्रयास था। रेड बुक स्वयं ये स्वीकार करती है कि कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, केवल जी जा सकती हैं। यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य तुम्हें अंधकार की ओर धकेलना नहीं था। अंधकार को महिमामंडित करना भी इसका लक्ष्य नहीं था। उद्देश्य केवल इतना था कि जिस अंधकार से हम डरते हैं उसी में अक्सर वह सच छुपा होता है जिससे हम भागते हैं। और जब तक हम भागते रहेंगे तब तक भीतर का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। कई लोग इस यात्रा को सुनकर यह मान लेते हैं कि उन्हें भी वही सब अनुभव करना चाहिए जो यूंग ने किया। यह सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यूंग का मार्ग एक उदाहरण है, नियम नहीं। उसकी प्रक्रिया एक संकेत है, आदेश नहीं। भीतर की खोज की नकल नहीं की जाती, उसे जिया जाता है। अगर इस श्रृंखला के दौरान तुम्हें अपने भीतर कोई डर, कोई असुविधा या कोई सवाल महसूस हुआ है तो उसे दबाने की कोशिश मत करना। लेकिन उसे बड़ा चढ़ाकर देखने की भी जरूरत नहीं है, उसे बस स्वीकार करना पर्याप्त है। स्वीकार करना ही पहला संतुलन है। यह भी समझना जरूरी है कि आत्मनिरीक्षण का अर्थ स्वयं को हर समय जांचते रहना नहीं होता। इसका अर्थ जीवन से कट जाना भी नहीं होता।
आत्मनिरीक्षण जीवन से भागने का साधन नहीं है, ये जीवन को अधिक ईमानदारी से जीने का तरीका है। अगर कोई व्यक्ति इस यात्रा को सुनकर खुद को दूसरों से अलग या श्रेष्ठ समझने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसने अहंकार को एक नया मुखौटा दे दिया है। युंग ने जिस खतरे की ओर इशारा किया था वही यहां फिर से प्रकट हो जाता है। भीतर की खोज का अर्थ नम्रता है, श्रेष्ठता नहीं। अब यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस श्रृंखला का कोई छुपा हुआ संदेश नहीं है, कोई गुप्त ज्ञान नहीं दिया गया है, कोई रहस्य नहीं बेचा गया है। जो कुछ भी कहा गया है वह केवल मनुष्य के अनुभवों को समझने का एक प्रयास है। अगर कोई इसे अंतिम सत्य मान लेता है तो वह फिर से एक नए भ्रम में फंस जाता है। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि तुम अब क्या करते हो। क्या तुम इसे केवल एक गहरी कहानी की तरह भूल जाओगे या क्या तुम कभी कभी अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों को ईमानदारी से सुनने की हिम्मत रखोगे। यही फर्क तय करता है कि यह अनुभव केवल कंटेंट था या सच में कुछ बदल गया। यह भी संभव है कि तुम्हें यह यात्रा बहुत भारी लगी हो, यह भी संभव है कि कुछ हिस्से समझ में ना आए हों, यह भी संभव है कि तुम कुछ बातों से असहमत हो। यह सब बिल्कुल ठीक है। असहमति भी सोच का संकेत है। इस श्रृंखला का उद्देश्य सहमति पैदा करना नहीं था बल्कि सोच को गहराना था। अब जब यह यात्रा समाप्त हो रही है तो इसे किसी अंत की तरह मत देखो, इसे एक विराम की तरह देखो। एक ऐसा विराम जहां से तुम वापस अपने जीवन में लौटते हो, लेकिन थोड़ी अधिक जागरूकता के साथ, थोड़ी अधिक ईमानदारी के साथ। और अब अंत में एक सीधी बात, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, अगर तुमने इस पूरी श्रृंखला को सुना है तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें सही बातें पर्याप्त नहीं लगती, तुम भीतर झांकने की हिम्मत रखते हो, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर तुम्हें यह अनुभव अर्थपूर्ण लगा हो, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह एक संकेत है कि इस तरह का गहरा कंटेंट बनाया जाना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे विचार और ऐसी यात्राएं और लोगों तक पहुंचना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हर किसी को यह यात्रा सुननी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन जिन तक ये पहुंचे उन्हें सही समय पर पहुंचे, यह जरूरी है। और अगर तुम अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब कर लो। इसलिए नहीं कि यहां हर वीडियो आसान होगा, बल्कि इसलिए कि यहां हर वीडियो ईमानदार होने की कोशिश करेगा। अगर तुम सतह से आगे देखना चाहते हो तो ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह आउटरो यहीं समाप्त होता है। बाकी जो बचा है वह अब